स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रैंक डिफाइन पर। देखिए हम लोग बायोलॉजी का नोट 1 कर चुके थे, ये आज हम लोग जो है 2 करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी नोट 2 आप लोगों ने नोट 1 में आवास और निश्चित तक यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था। तो चलिए नोट 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बाकी देखिए बायोलॉजी बहुत बड़ा सेक्शन है, तो उतना ज़्यादा नहीं करना है। अब एग्जाम का भी कम टाइम बचा है, बस हम लोग रिवीजन के ख्याल से इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं। पीडीएफ या ये मेरा अपना शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो इसे हम लोग जो है रिवीजन के ख्याल से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो है मोनेरा। अब देखिए मोनेरा में आपको माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा की क्या क्या लक्षण, तो ये देखिए स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है। ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत आएंगे ये सभी, ये तीनों। ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, प्रजनन में समर्थ होते हैं। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, या फिर कुछ इसके इर्द गिर्द आपको इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी आगे जब देखेंगे आप लोग तो और भी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। आगे देखिए साइनोबैक्टीरिया, इसका अन्य नाम जो है नील हरित शैवाल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नील हरित शैवाल के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तीन ऑप्शन दे दिया आपको, और चौथा आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं, या कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन। तो यही सब सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस किए होंगे बीपीएससी वाले, तो आप लोग जरूर समझ रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। इसीलिए ये सारे सिर्फ इसमें एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट ही इसमें लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए जीवाणु। अब देखिए जीवाणु जो है सरल तथा कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ये दो प्रकार के होते हैं, परपोषी होते हैं और दूसरा स्वपोषी होते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रकाश संश्लेषी की अगर बात करें तो ये आपको डायटम्स होते हैं। ठीक है, डायटम्स जो होते हैं आपको सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सुनहरे शैवाल के उदाहरण के रूप में देखते हैं, उदाहरण है ये उदाहरण, तो आपको डिसमिड्स। ठीक है, डिसमिड्स जो है आपको सुनहरे शैवाल के उदाहरण बिल्कुल याद रखिएगा। इसी तरह से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम पूछ लिए जाते हैं। अब ये देखिए ये जो है ना आपको, ये दोनों ही आपको डायटम्स और डिसमिड्स, ये दोनों आपको क्राइसोफाइटा के ये भाग हैं। ठीक है, तो क्राइसोफाइटा के भाग हैं, ये आपको पादप के समान होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीजों को। क्वेश्चन देखिए आपसे बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा प्रकाश संश्लेषी निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको ये याद रखना है, डायटम्स और सुनहरे शैवाल के उदाहरण तो डिसमिड्स। आगे देखिए पादप जगत का वर्गीकरण। तो पादप जगत का वर्गीकरण आपको दो भागों में, विभेदित पादप शरीर और बिना विभेदन वाले पादप शरीर के रूप में किया गया है। अब देखिए बिना विभेदन वाले पादप शरीर में आपको थैलोफाइटा आते हैं। कौन से आते हैं? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा के आपको उदाहरण पूछा जाता है कि देखिए आपसे उदाहरण वाला ही सवाल अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे शैवाल, कवक या बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ये सारे थैलोफाइटा के उदाहरण है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि उदाहरण ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो शैवाल, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया, यहीं पे याद कर लीजिए, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया किसके उदाहरण है, तो थैलोफाइटा के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए विभेदित पादप शरीर है, इधर विभेदित पादप शरीर ये आपको बिना संवहनी ऊतक के होते हैं। अब इसका जो आपको यहाँ पे उदाहरण है ये आपको ब्रायोफाइटा है। अब देखिए संवहनी ऊतक क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने आप लोगों के लिए कि जाइलम जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, ये आपको संवहनी ऊतक है। जैसे कि जाइलम जो है आपको जल और खनिज का जो है परिवहन या फिर ले जाता है आपको इसमें सॉरी पौधों में, और फ्लोएम जो है भोजन को ले जाता है। तो ये सवाल आपसे भी पूछे गए हैं बहुत बार, जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है, तो एकदम शॉर्ट में यहाँ समझ लीजिए। जाइलम जल और खनिज से संबंधित, और फ्लोएम जो है भोजन से संबंधित। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है मैंने आप लोगों के लिए कि पौधों में पाया जाने वाला वह ऊतक जो जल, खनिज, लवण और भोजन का परिवहन करता है, वही आपको संवहनी ऊतक कहलाता है। और संवहनी ऊतक में आपको दो भाग हो गए, जाइलम और फ्लोएम के। तो जाइलम आपको जल से संबंधित हो गया और फ्लोएम आपको भोजन से संबंधित, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे विभेदित पादप शरीर में दो भाग थे आपको, बिना संवहन ऊतक के, जो कि आपको ब्रायोफाइटा थे, और संवहनी ऊतक युक्त। और संवहनी ऊतक युक्त जो है आपको, इसके भी आप दो भाग हो जाएंगे, बीज रहित और बीज युक्त। तो बीज रहित के आपको उदाहरण जो है आपको टेरिडोफाइटा हो गए। अब देखिए बीज युक्त में आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, दो तरह के इसमें इसके भाग हो गए। अब द्विबीजपत्री आप सभी को मालूम है, द्विबीजपत्री वाले जो बीज हैं कौन सब, चना, मटर, सरसों और आम। और एक बीजपत्री वाले आपको कौन कौन से हो जाएंगे, तो जैसे गेहूं, धान, मक्का, केला, ये सब आपको एकदम उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है, आपको उदाहरण ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो उदाहरण बिल्कुल याद रखिएगा ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा इस सेक्शन को। इससे पहले वाला तो आप लोग को एकदम याद ही होगा, मैं समझ रहा हूँ, ये रिविजन नोट्स है, तो आप लोग जरूर इसे पहले पढ़ चुके होंगे। अब देखिए इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे जंतु जगत के प्रमुख संघ, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टीनोफोरा,
टीनोफोरा, जंतु जगत के प्रमुख संघ में आपको टीनोफोरा, ये आपको जो होते हैं अधिकांशतः पारदर्शी होते हैं। समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली इसके उदाहरण है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्री अखरोट या कॉम्ब जेली निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, आपको दे दिया जाएगा इसमें से 3-4 सारे ऑप्शन। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लेना है, इसे एकदम भूलना नहीं है, इसे याद कर लेना है, ठीक है। टीनोफोरा के कौन कौन से उदाहरण है, समुद्री अखरोट और कॉम्ब जेली, बिल्कुल इसमें उदाहरण ही आपको जो है बार बार पढ़ने होते हैं, रिवीजन करने होते हैं, और ज्यादा इसमें आपको इस पे एकदम रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। तो एकदम से उदाहरण इसके याद रखिए, आपका एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। एस्केल क्या है यहाँ पे देख लीजिए, एस्केल में नाम थोड़ा सा बायोलॉजी में आपको देख सकते हैं, एस्केलमिनीथीज, एस्केलमिनीथीज, ठीक है। तो ये है आपको, इसके देखिए ये जो होता है आपको उत्सर्जन करते हैं, फिर आपको प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा, ये सॉरी मतलब उत्सर्जन जो है आपको प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा करते हैं। ये आपको एक साथ मैंने लिखा है, आपको उत्सर्जन जो है, यहाँ पे मैंने कॉमा गलती से लगा दिया था, उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा ये करते हैं। इसके उदाहरण देखिए, एस्केरिस होते हैं, गोल कृमि जिसको कहा जाता है, थ्रेड वर्म होते हैं, और वुचरेरिया होते हैं जो को फाइलेरिया का कृमि होता है। ये भी सवाल आपको पूछा गया है बीपीएससी में, आपको प्रीवियस ईयर अगर आप लोग देखे होंगे तो ये सवाल आपको पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये जो है हाईलाइट किया हुआ है, ये जो मैं खुद का, ये मेरा खुद का नोट्स है, आप सभी को पता ही है, तो ये इसलिए हाईलाइट किया गया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब देखिए प्लेटी हेलमिन्थीज, अब देखिए ये जो होता है देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर वाला होता है, ये उभयलिंगी होता है। वहीं आपको उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका का यह यूज करता है, ठीक है, प्रयोग करता है। तो ये भी आपको सवाल पूछा गया है। फिर एनालिडा है, एनालिडा जो है उत्सर्जन हेतु वृक्क काइटिन से बने सिटी द्वारा प्रचलन और समांतर त्वचा द्वारा शोषण करता है। इसके उदाहरण आपको जोंक, केचुआ और नेरिस जो है इसके उदाहरण है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑर्थोपोडा जो है आपको जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये भी आपको सवाल पूछा गया है। देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है आपको ऑर्थोपोडा ही है, ऑर्थोपोडा। इसके आपको उदाहरण जो है झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी और बिच्छू है। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है इसका होता है, फिर संधि युक्त पाद इसमें होते हैं। आप देखिए इकाइनोडर्मेटा, इसके उदाहरण में आपको समुद्री जंतु, कांटों वाली त्वचा इसकी होती है, ये समुद्री जंतु होते हैं, इसमें कांटों वाली त्वचा होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता इसमें होती है, ठीक है। इसमें जैसे कि स्टार फिश, हैग फिश, ब्रिटल स्टार इटीसी इसमें आते हैं। कॉर्टेटा जो है, इसमें कॉर्टेटा में नोटोकॉर्ड एवं क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। ये आपको जो है नालदार तंत्रिका रज्जु, ठीक है, इसमें होती है। इसके एग्जाम्पल आपको सभी कशेरुकी जंतु जो है इसके उदाहरण है कॉर्टेरा के। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी कशेरुकी जंतु जो होते हैं निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, कॉर्टेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्क या फिर आपको ऑर्थोपोडा। तो आपको इसमें यही याद रखना है कि सभी कशेरुकी जो होते हैं आपको कशेरुकी जंतु, ये आपको कॉर्टेरा के उदाहरण है, यहीं से सवाल बनता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये जो हाईलाइट है यहाँ पे, यहाँ सबसे सवाल बने हैं, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था पहले। अब देखिए मोलस्का, तो मोलस्का जो है खुला परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन हेतु गुर्दे, शोषण हेतु गिल्स या टिनेडिया, कवच युक्त शरीर होते हैं, इसका रंगीन खून होता है। इसके एग्जाम्पल में आपको सीपी, घोंघा और ऑक्टोपस इसके उदाहरण है मोलस्का के, ठीक है। तो उदाहरण बिल्कुल याद रखिएगा, बार बार इसे रिवीजन कीजिएगा, तभी ये चीजें याद रहेंगी, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से गलत हो जाते हैं अक्सर, तो इसका एक ही मात्र उपाय है कि इसको आप रिविजन के द्वारा ही इसको याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल इसका रिविजन कीजिएगा, बार बार सुनिएगा इसे, ठीक है। पॉज करके भी इसे सुन सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे पॉज कर दिए और यहाँ से देख लेंगे, पढ़ लेंगे खुद से। अब देखिए आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है क्रो मैग्नन मनुष्य को कहा जाता था। अब ये देखिए ये सभी सवाल बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, ये सभी सवाल आपको बीपीएससी में पूछा गया है कहीं ना कहीं। तो आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है इसको क्या कहा जाता था, क्रो मैग्नन मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य। अब देखिए विकास का मुख्य कारक जो है इसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। विकास के मुख्य कारक को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। और आज के समय में विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज के समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है विकास का, ये आपको विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ठीक है। वैसे आपको विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। अब देखिए एक सवाल ये भी पूछा गया है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, ये क्लास 5 या 6 में है, ठीक है। ये भी सवाल आपको पूछा गया है, बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में 2023 में पूछा गया था, उसके बाद मैंने इसमें एड ऑन किया था, ठीक है। तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं, कार्निवोर। इसमें आपको शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता और ध्रुवीय भालू आते हैं। अब देखिए नोट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है, खाने के आधार पर जीवों को 6 वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। कितने वर्ग में, 6 वर्ग में। अब देखिए कौन कौन से हैं, बिल्कुल ये देखिए इसका जो है आपको
शाकाहारी, जैसे नाम यहाँ पे हिंदी है, इसकी इंग्लिश को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपको बीपीएससी में सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया था, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है। तो ऑप्शन में आपको कार्निवोर लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कार्निवोर देखिए, कार्निवोर यहाँ पे क्या है, मांसाहारी है ना, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश ही लिखा हुआ था कार्निवोर, इसलिए आपको इसका इंग्लिश भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे इसमें ऐसे होंगे कैंडिडेट, मुझे पता है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में नहीं याद होगा, तो बिल्कुल इसे जैसे यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे एकदम पॉज कीजिए और यहाँ पे इसको याद कीजिए। शाकाहारी हार्बीवोरस मांसाहारी, कार्निवोरस सर्वाहारी, ओमनिवोरस मृतभोज, क्या है यहाँ पे, स्कैवेंजरस और परजीवी पैरासाइट्स, अपघटक, यहाँ पे डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो इस तरह आपको इंग्लिश भी इसके याद रखने हैं। तो शाकाहारी में देखिए हार्बीवोरस में गाय, हिरन और बकरी आते हैं। मांसाहारी में कार्निवोरस जिसे कहा जाता है शेर, बाघ और बिल्ली आते हैं। ये आपको सवाल पूछा गया है, यही वाला ऊपर मैंने आपको दिखाया था। सर्वाहारी में आप सर्वाहारी जिसको ओमनिवोरस कहा जाता है, ओमनिवोरस बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें आपको मनुष्य, भालू और कौवा आ जाएंगे। मृतभोजी में आपको गिद्ध और लकड़बग्गा आ जाते हैं स्कैवेंजर्स में, ठीक है। परजीवी में आपको कौन कौन से आ गए, पैरासाइट्स जिसे कहते हैं, तो जू, फीता कृमि, मलेरिया। अब देखिए अपघटक, डिकम्पोजर्स, इसमें आपको बैक्टीरिया और फफूंद आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक्चुअली ये जो है ना, इसमें आपको मैंने बहुत छोटा वीडियो इसलिए रखा है ये वाला, वैसे भी तो 15-20 मिनट की वीडियो ही आ रही है, इस पे आप देख रहे हैं रिवीजन के ख्याल से, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है ना, ये याद करने में थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने जो है इसे छोटा रखा था। चलिए, तो आप से मैंने कहा था कि ये होमवर्क सीरीज जैसे है, तो मैं आपसे पहले वाले वीडियो से सवाल पूछूंगा, जो मैंने आपको पहले क्लास करवाया था। तो उससे आपके लिए सवाल है एक, चलिए उसका सवाल, आपका सवाल क्या है, आपको ये बताना है, आपका सवाल है आपको ये बताना है कि शैवाल जो होते हैं वो 5 जगत प्रणाली में किसके भाग हैं या किसके अंतर्गत आते हैं। आपके ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या पादप के अंतर्गत शैवाल, ठीक है। शैवाल के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि शैवाल जो होते हैं ये 5 जगत प्रणाली में, जो 5 जगत प्रणाली के भाग हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इसमें से शैवाल किसके अंतर्गत शामिल है। ये आपका पहला सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल आपको बताना है, जो कि पहले वाले इससे पहले वाले नोट्स में मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपका सवाल है सरीसृपों की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। सरीसृपों की उत्पत्ति, सरीसृपों की उत्पत्ति बताना है कि किस महाकल्प में हुई थी। आप लोग बिल्कुल अगर नहीं देखे वीडियो तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये आपके 2 सवाल हो गए, और आपका लास्ट सवाल है तीसरा कि मानव का उद्विकास जो है किस कल्प में हुआ था, ठीक है। सरीसृपों की उत्पत्ति मैंने आपसे पूछा है कि किस महाकल्प में, और मानव का उद्विकास किस कल्प में हुआ था, ये आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। इसी का हो सकता है कि अगला पार्ट हो, या फिर आपको बिहार वाला, या फिर जो भी चल रहे हैं, या फिर कोई नया सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।